हमारे साथ हैं वीना सिकरी जी, जो कि बांग्लादेश में थी एंड शी इज अ डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट। वो बांग्लादेश में ढाका में 2003 से 6 तक थी और उन्होंने पूरा दौर एक्सपीरियंस किया कि बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस कैसे हैं। जब भी कभी बांग्लादेश की बात आती है तो हम सारे पत्रकार सबसे पहले उनके पास पहुंचने की कोशिश करती हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें समय दिया। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में मैं डायरेक्ट सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप काफी बिजी भी हैं अभी, कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको आप कैसे देखती हैं। एक तो हिंदुत्व और हिंदुओं की बात आ रही है और साथ में वहां का जो उस्मान हादी एक लोकल लीडर थे, उनको मार दिया गया। अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हुआ क्या। जुलाई अगस्त 2024 में जो तख्ता पलट हुई है, वहाँ के लोग कह रहे हैं, मोहम्मद यूनुस वगैरह कह रहे हैं, ये तो एक स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन था। जी। और ये एक रेवोल्यूशन था, स्टूडेंट्स था, स्पॉन्टेनियस। लेकिन असलियत में ये है कि वो एक बिल्कुल रेवोल्यूशन कुछ नहीं था, ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन था जो पाकिस्तान के जरिए वेस्टर्न पावर्स ने किया हम्म। है। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जमात इस्लामी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ओके। जमात इस्लामी पाकिस्तान के लिए हमेशा उनका कॉन्डुइट रहा है बांग्लादेश में। और आज के दिन में सत्ता जो है जमात इस्लामी के हाथ में है, और हम्म। वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे छोटे मोटे थोड़ा सा इस्लाम। मैम जमात इस्लामी के बारे में लोगों को बताइए, क्योंकि बांग्लादेश में की पॉलिटिक्स हर किसी को नहीं पता होगी, यूपी में, बिहार में और बाकी राज्यों में। तो थोड़ा सा बताइए कि ये किस प्रकार से इतना स्ट्रांगली बांग्लादेश में एग्जिस्ट करता है। जमात इस्लामी समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, दो बातें हैं। एक तो ये पार्टी जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी ने शुरू की थी करीब 85 साल पहले। और पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, हमारे यहाँ भी थी पहले, लेकिन अब बैंड है। अम, और सब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1971 में जो जी। लिबरेशन वॉर हुआ है, उसमें जो लूजिंग साइड के पावर्स थे वो थे जमात इस्लामी, वो थे रजाकार्स, वो थे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की अवाम। जी। ये सब जो लूजिंग साइड पे थे 1971 में, उन्होंने मिलके ये तख्ता पलट ऑपरेशन की है। और अब वो समझते हैं कि सत्ता उनके हाथ में है। तो इसलिए जमात इस्लामी, मोहम्मद यूनुस जो है वो बिल्कुल स्पोक्स पर्सन, माउथ पीस हैं जमात हम्म। इस्लामी की। जो जमात इस्लामी कहता है वो वो करते हैं। मोहम्मद अब यूनुस का मैम, उनका उनका जो ऑरा है या जिस प्रकार से हम लोग उनको देखते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान जो यूएस भी जाता है या काफी अच्छी अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन अगर वायलेंस की बात करें तो ही हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस जरूर एक ऐसे शख्स हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, लेकिन ये भी पता है सबको कि नोबेल पीस प्राइज उनको बिल और हिलरी क्लिंटन के कहने पे मिला है। और ये हम्म। बिल्कुल उसके उनके सबसे बड़े समर्थक जो यूएसए में है वो हैं बिल और हिलरी क्लिंटन। और इसलिए नेचुरली पूरे विश्व में उनकी जानकारी है। लेकिन उन्होंने पहले भी कोशिश की है कि वो सत्ते में आए। उनके की जो दिलचस्पी है कि बांग्लादेश में वो सत्ते में आए, वो उन्हें 2007-8 में भी किया था। और तब उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी शुरू की थी, लेकिन वो बिल्कुल असफल रहे उसमें, उनकी कोई बिल्कुल उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। और तब जी। उन्होंने कहा था कि मैं मैदान छोड़ के जा रहा हूं और मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। लेकिन अब 2024 में फिर वो पॉलिटिक्स के मैदान में उतर आए हैं। हम्म। और वो कहते रहते हैं कि स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है और स्टूडेंट्स मेरे एम्प्लॉयर है। लेकिन पिछले साल जब वो सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क गए थे यूएनजीए के सेशन में, जी। और क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव की मीटिंग में वो शामिल हुए थे, तब उन्होंने उस मीटिंग में खुद कहा था कि ये मत समझिए कि जो बांग्लादेश में हुआ वो स्पॉन्टेनियसली हुआ। ये एक मेटिकुलसली डिजाइंड ऑपरेशन था। और जो मास्टरमाइंड है, उन्होंने उनको भी इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने उनको भी पेश किया पूरे ऑडियंस के सामने, और उनका नाम है महफूज आलम। उन दिनों में वो मोहम्मद यूनुस के स्पेशल असिस्टेंट हुआ करते थे, उसके बाद वो एडवाइजर बन गए, मतलब उन्होंने मोहम्मद यूनुस की इंतरिम रिजीम में शामिल हो गए। हम्म। तो ये बिल्कुल उनके कहने से ही मैं कह रही हूँ कि ये एक तख्ता पलट मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन था, जिससे लोग चाहते थे कि अवामी लीग शेख हसीना हट जाए। जी। सो आप जो पूरा मामला है इसमें अमेरिका की बात अभी तक शायद भारतीय मीडिया भी नहीं कर रही,
कि किस प्रकार अमेरिका का इस पूरे बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में, आगजनी, मॉब लिंचिंग में उनका रोल क्या है? देखिए, जो बांग्लादेश के लोग कहते हैं, मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो बांग्लादेश के लोग कहते हैं, बांग्लादेश के खुलेआम कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश में अमेरिकन राजदूतावास है, अमेरिकन एम्बेसी है, उनका रोल इसमें बहुत ही बड़ा था। और उन तब के जो उनके एम्बेसडर थे वो अब चले गए हैं, लेकिन वो एम्बेसडर की पद छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो दोबारा वहां पे आए हैं जी। प्राइवेट एग्जीक्यूटिव के रूप में। और तब भी लोग ये कहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान दोनों इसमें मिलजुल के उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे किया जाए। जी। और अब तक अमेरिका के जो सीडीए हैं, अब उनके नए एम्बेसडर वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक सीडीए थे, चार्ज अफेयर थे। वो अब तक भी उनका जो मिलना जुलना लोगों के साथ, मोहम्मद यूनस के साथ, चीफ ऑफ आर्मी के साथ बहुत ही एक्टिव है। जी। तो ये इसलिए वहां के लोग ये कह रहे हैं कि उनका रोल तख्ता पलट ऑपरेशन में बहुत मेजर था। हम्म। बाइडेन का डीप स्टेट कहा जाता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का डीप स्टेट, जी। उनकी इन्वॉल्वमेंट थी सारे में। और उन्होंने ये जेन जी स्टूडेंट्स को यूज करके, बल्कि हम्म। एक बार प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट भी किया था कि ये जो यूएसएआईडी जो उन्होंने अब बंद कर दिया है, जी। यूएसएआईडी इतना पैसा खर्च रहा था बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिए, ये क्यों जी। खर्च रहा था? ये तब उन्होंने कहा था शुरू शुरू में, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने कुछ अदल बदल नहीं किया है इस मामले में। हम्म। तो यही बांग्लादेश की आवाम का कहना यही है। और इसलिए वो कह रहे हैं, लेकिन बात एक और भी है कि मोहम्मद यूनस के आने के बाद जी। सबसे बड़ा चेंज जो हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में देख रहे हैं। हम्म। ये वही एक मैं बहुत पहुंचना चाहता था मैम, कि भारत फंसता जा रहा है इस पूरे मामलों में। हम भले कितना भी बात कर ले कि हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने नेबर्स, जो कि ऐसे देश हैं जो कभी हमें चैलेंज करने का सोच नहीं सकते थे, उस प्रकार का उनका आर्थिक स्थिति नहीं थी, या बांग्लादेश ग्रो भी कर रहा था लेकिन आज उनकी स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। श्रीलंका का भी वही हाल है। चाइना पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। तो ओवरऑल आपको लगता है कि हमारी कूटनीति कहीं पे फेल हो रही है? यू बीइंग अ डिप्लोमेट, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकती हैं इसका। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमारी कूटनीति फेल हो रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी हमेशा से 10 सालों से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तब से जारी है और बहुत सक्सेस पाई है। शायद हम्म। इसी सक्सेस की वजह से अन्य देशों के ख्याल आया कि ये भारत बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और जो एंटी इंडियनिज्म वो फीड कर रहे हैं, वो शायद इसी वजह से फीड कर रहे होंगे कि भारत की सफलता को देखते हुए लेकिन इसने इसमें कुछ दो बढ़ाया सवाल है है। मैम। एक हिंदुत्व का, कि भारत को बहुत सारे राष्ट्र या जो मुस्लिम राष्ट्र है वो एक हिंदुत्व वाला राष्ट्र, इस तरह से नहीं कि हिंदुओं का देश, लेकिन हिंदुत्व, जो राइट विंग या फ्रिंजेस की बात होती है, उनको काफी बढ़ावा मिला। और उसकी वजह से जो रिलेशन है वो देखते हैं कि मुसलमान यहाँ पर सेफ नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सबसे बड़ी सफलता है वो ये है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्री से, गल्फ कंट्री से, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ की लीडरशिप और आवाम के साथ रिश्ते बनाए हैं। आप जी। देखिए, हर बार हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं, वो बड़े रिस्पेक्ट से रिसीव होते हैं, उनको वहाँ के सबसे बड़े अवार्ड्स दिए गए हैं। और बड़ी मतलब शान से मिलते हैं वहाँ के लोगों से। और वो जी। बिल्कुल समझ रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की सुरक्षा शायद कहीं दुनिया में कोई ऐसे प्लुरलिस्टिक देश नहीं होगा जिनकी सुरक्षा ऐसे हो सकती जैसे भारत में है। जी। एक चीज है कि ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट, गल्फ में, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पावर हम्म। में आए। वो जी। मॉडरेट इस्लाम चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो, या तो हो कि टेररिस्ट ग्रुप हो, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हो, वो नहीं चाहते। तो इस तरीके से हमारे और उनके बीच में सहमति है इस बात पे। जी। लेकिन बांग्लादेश में अब जो हो रहा है पिछले 15 महीनों से, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस्लामिस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड, उनके जो जी। जमात इस्लामी है, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश है,
और बल्कि अब तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते इतने बढ़ गए हैं कि पिछले 54 सालों में ऐसे रिश्ते नहीं बढ़े। पूरे जो 54 सालों के रिस्ट्रिक्शंस बने हुए थे उनको दो खत्म कर। सवाल मैम, मेरे मेरे दो सवाल इस पर कि अब भारत के लिए मुश्किलें, जैसे आपने बोला कि मोदी जी कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे कि वेस्टर्न नेशंस या जो पावरफुल नेशंस है वो नहीं चाहते कि भारत का विकास हो और उसको परेशान करना चाहेंगे, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि जो आसपास के मुल्क हैं, चाहे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हमेशा से हमारा दुश्मन रहा, भूटान में भी चाइना ने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की है, तो ओवरऑल भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है। हम ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स चल रहे हैं ऑलरेडी, तो भारत के लिए किस तरह की मुश्किलें बढ़ सकती है? और दूसरा, बांग्लादेश में जो वायलेंस हो रहा है उसके बाद घुसपैठ और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी एक विजनरी फॉरेन पॉलिसी है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी बड़ी सक्सेसफुल रही है। बांग्लादेश में ही देखिए, देखिए मैं आपको लेकिन एक वो तो बात। अभी उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, नहीं नहीं, मैं जिनको आपको बता हमने रही हूँ। खून बहा मैं के हमने जिनको आजादी दी वो अब पाकिस्तान के साथ जाकर मिल गए। देखिए, जरा समझिए तो सही। जी। इसको समझने की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। अच्छा देखिए, पहले जरूर हमने 1971 में उनकी मदद की। बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि उन पे पाकिस्तान कलोनियल पार्क की तरह रवैया कर रहा था। उनके कल्चर, रिलीजन, जो मॉडरेट इस्लाम है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर, अन्य जी। म्यूजिक और बहुत मशहूर हैं वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में, सब बंद कर रखे थे। और ईस्ट पाकिस्तान को दबा के रखा हुआ था। सारे एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से जाते थे लेकिन पैसा जाता था वेस्ट पाकिस्तान को। और ईस्ट पाकिस्तान में बहुत पॉवर्टी थी। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बिल्कुल सोचा, अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की, ये हमारे लिए नामुमकिन है। और उन्होंने अपराइजिंग की, बांग्लादेश में उनकी मदद। बांग्लादेश भारत ने शोल्डर टू शोल्डर इकट्ठे मिलके ट्रेन मतलब आए, हमारे लोगों के 10 मिलियन लोग भी आए जी। भारत में रेफ्यूजी बन के। तो उसमें बहुत सक्सेस रहा कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया और बहुत सक्सेसफुल बना। अब देखिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रही है। जब मैं थी वहां पे जी। हाई कमिश्नर, जब बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की उन दिनों में, क्योंकि बीएनपी का रवैया हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। जी। बीएनपी का रवैया हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को दोबारा लाएं। सारे टेररिस्ट एक्ट्स उन दिनों में जो भारत में हुआ करते थे वो बांग्लादेश के जरिए हुआ करते थे। जी। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान की कोशिश लगातार लगी रही है इन सालों में। लेकिन जब बेगम खालिदा जी की सरकार हमारे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स को बहुत बढ़ावा दे रही थी, उनको कैंप्स थे। लेकिन जब शेख हसीना आई तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के रेड लाइन, सिक्योरिटी रेड लाइंस को मानूंगी। और उन्होंने सारा जो सपोर्ट था नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप के लिए वो बंद कर दिया। और आपने देखा कि 15 सालों में, 2009 2024, जी। 15 सालों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूरा पीस और डेवलपमेंट आ गई है। जी। शांतिपूर्वक लोग रह रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये मैं कह रही हूँ, ये जो है वो लोगों को अच्छा नहीं लगा जी। कि जो रीजन बहुत ही ट्रबल रीजन था 30-40 सालों से, वो हम्म। 15 साल में बिल्कुल पीसफुल और प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस हो गया। इसलिए ये सब चीजों को देखते हुए ये इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन प्लान किया। और शेख हसीना को को निकाल दिया वहां से, भारत जी। बांग्लादेश। जी। वैसे शेख हसीना पे भी काफी सारे इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, उन्होंने पूरी भीड़ पर फायरिंग करने के ऑर्डर्स दिए। लेकिन चलिए ये सब बातों को छोड़ते नहीं हैं, नहीं, मैं अब मैं आपको प्लीज इसको समझाना भी जी चाहती हूँ। ये बताइए। ऐसे कह और के इस आप वजह से आगे। थोड़ा सा कि शेख हसीना को हमने यहाँ रख रखा है, उसकी वजह से भी काफी गुस्सा है बांग्लादेश में। अरे क्यों गुस्सा है भाई? देखिए, ये आई थिंक ये तो सब कहानियां ऐसे बन रही हैं, मुझे पता नहीं क्यों बन रही हैं। सबसे पहली थोड़ा ये बात। भी एक पॉइंट जरूर मैं आपसे पूछूंगा मैम, आपको लगता है कि कौन सी ऐसी कहानियां हैं, ये ऐसी खबरें हैं जो कि इंडियन मीडिया बांग्लादेश के बारे में कवर नहीं कर पा रही या उसको इंडियन, सेंसेशनल बना रही है? सबसे पहले बात मैं आपको ये कहूं कि जो आप कह रहे हैं कि शेख हसीना पे आरोप हैं, ये है वो है, और ये सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जैसे ये वाली टेम्पररी इंटरिम रिजीम सरकार ने की है, ये तो कंप्लीटली फेक इन्वेस्टिगेशन थी, कैंगरू उन्होंने उनकी कोर्ट। पार्टी को कंप्लीटली खत्म कर दिया बांग्लादेश में। खत्म नहीं किया है, उनकी एक्टिविटीज बैन की है। अवामी लीग ऐसे खत्म नहीं हो सकती है। 30-35% बांग्लादेश के लोगों की जो सपोर्ट है अवामी लीग के लिए, वो अभी तक कायम है।
वो कहीं जी नहीं गई है वो सपोर्ट। इसी वजह से ही तो ये सरकार इतनी उत्सुक हो रही है कि हम 1 साल 15 महीने से ये कर रहे हैं कि अवामी लीग की सपोर्ट खत्म हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये जो है, आप बिल्कुल ये ना समझिए कि अवामी लीग की सपोर्ट खत्म हो गई है। ये आप ये समझिए कि 1971 में भी करीब 20-25% बांग्लादेश के लोग ऐसे थे जो जी। पाकिस्तान के फेवर में थे, जो लिबरेशन वॉर नहीं चाहते थे, वो लोग अब भी हैं। वो जो और जी, अब मैं बस आखिरी सवाल पे थोड़ा आऊंगा मैम, कि भारत को अभी क्या करना चाहिए, हम किस तरफ सही जा रहे हैं, किस तरफ गलत जा रहे हैं, भारत के लोगों को बांग्लादेश से या जो भी वहां पर हो रहा है उससे क्या सीख लेनी चाहिए? तो बांग्लादेश में जैसे हम अभी कह रहे थे कि अवामी लीग की एक्टिविटीज बैन करके, ये मोहम्मद यूनस की सरकार बैक्ड बाय जमात इस्लामी एंड ऑल दी अदर इस्लामिक पार्टीज, उनका सोच था कि हम 4 साल के लिए इलेक्शंस पोस्टपोन करेंगे, हम रिफॉर्म लाएंगे। हालांकि जी इनका कोई हक बनता ही नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप है ही नहीं, ये तो इलिजिटिमेट ग्रुप है। और जी बांग्लादेश के सारे लोग यही कहते हैं, शायद ये लोग खुद ये भी यही कहते हैं कि हमें पता है हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन हम ये करना चाहते हैं। और उनके एक नेशनल स्टूडेंट्स पार्टी बन गई, स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन तो था नहीं, लेकिन इस्लाम जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट्स विंग है, इस्लामी छात्र शिविर, उनसे भी जुड़े हुए लोग, उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी बना ली, स्टूडेंट पार्टी। जी लेकिन बांग्लादेश की अवाम ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं होने देंगे, और उन्हें जबरदस्ती करके मोहम्मद यूनस की तरफ से ये दावा लिया कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। हम्म लेकिन फिर भी वो ये करें कि अवामी लीग हिस्सा नहीं लेगी, और जातीय पार्टी, अन्य 2-3 पार्टीज जो हैं 14 पार्टी अलायंस के, वो हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, अब जो है उन्होंने सोचा कि अगर अवामी लीग को हमने बैन एक्टिविटीज बैन कर दी हैं, तो सारा सपोर्ट जमात इस्लामी को आएगा। ऐसे जी हुआ नहीं, ऐसे हुआ नहीं। एक तरफ से बीएनपी की सपोर्ट भी है, उनके लीडर कल आने वाले हैं बांग्लादेश में, देखते हैं वो आएंगे कि नहीं। लेकिन अफवाह तो है कि आ रहे हैं, प्लानिंग तो है हम्म कि वो कल आ रहे हैं। और उनके लिए भी सपोर्ट बढ़ेगी जब वो आएंगे। तो इसलिए जमात इस्लामी ये सब अंदरूनी हो रहा है। ये जो उस्मान हादी की मौत हुई है, या आपने उसके बारे में जिक्र किया था, अब जी ये निकल रहा है बांग्लादेश में कि ये अंदरूनी बात थी। हम्म जो उसके साथ स्कूटर में बैठा था, उसी ने शायद गोली चलाई है। जी और लगा रहे हैं ब्लेम इंडिया पर, कि कोई मोटरसाइकिल पे आया, उन्होंने मारा इंडिया रॉक पर। एजेंट मारकर चला गया। तो जब हमने बहुत जोरों से रिएक्ट किया, तो हम्म उन्होंने खुद अपनी उस सरकार ने स्वीकार कर लिया, रिजीम ने स्वीकार कर लिया जी है कि हाँ, जी हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई बंदा भारत गया है, या कोई हमें पता ही नहीं किसने मारा है। तो नंबर और वन एक बता रही और, हूँ कि आपके साथ खराब। बात करके बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है बांग्लादेश के बारे में। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि मोहम्मद यूनुस, इज ही बिकमिंग अ टायरेंट? वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं और यूएस का एक पीछे से उनको बैकअप मिल रहा है, यूएस पाकिस्तान का। देखिए, द रियल डिक्टेटरशिप इज फ्रॉम जमात इस्लामी, और मोहम्मद यूनुस उनके फ्रंट फेस हैं। जो मैं आपको कह रही थी कि उस्मान हादी का जो मर्डर हुआ और इसको पता नहीं चल रहा, उनके भाई अब मोहम्मद यूनुस को ब्लेम कर रहे हैं। और जी उनके भाई, जो उस्मान हादी के भाई, इनकलाब मंच जो वहाँ की पार्टी, उनके भाई कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई के मर्डरर को पता नहीं किया है, और वो उन्होंने खुद ये करवाया है। जी ये जो दिल्ली स्टार और पथमालों की बिल्डिंग जल गई हैं, लोग यही कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने खुद करवाया। हम्म और कह रहे हैं कि किसी और को ब्लेम करेंगे कि आप फ्रीडम ऑफ मीडिया बंद करना चाहते हैं। एक्चुअली मोहम्मद यूनुस ने खुद फ्रीडम ऑफ मीडिया को पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है। इसलिए वहां पे जो हो रहा है, आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और और भारत की तरफ से मैं ये कहूंगी कि हमारा बहुत ही, जैसे मैं कहती हूँ, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी रही है। शुरू से हमने कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहते हैं, और जी जो पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन थी हम उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों आवाम के लिए ये फायदा है। लेकिन यूनुस की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। और जब वो इलेक्शन की तरफ गए, तो हमारी सरकार ने बहुत जोरों से कहा है कि इलेक्शंस मस्ट बी फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव एंड जी पार्टिसिपेट, अदरवाइज वो क्रेडिबल नहीं होंगे। और अवाम, बांग्लादेश की अवाम उसे स्वीकार नहीं करेगी, और ये जो अस्थिरता और इंस्टेबिलिटी और वायलेंस जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो हम्म इसलिए मेरे मेरे ख्याल में ये है, और सब लोगों को, भारत की अवाम, भारत की मीडिया को ये लिखना चाहिए कि बांग्लादेश में फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन होने चाहिए। ये किस बेसिस पे उन्होंने अवामी लीग को एक्टिविटी को बैन किया? जब मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में एक इंटरव्यू दिया अभी 2 महीने पहले, तो किसी ने उससे पूछा कि आपने
अवामी लीग को बैन किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बैन किया, मैंने उसकी एक्टिविटीज पे रोक लगाई है। फिर इसने पूछा कि अच्छा तो वो इलेक्शन में ले सकते हैं ऐसा? हाँ, इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे तो ले सकते हैं। तो ये जो मैं कहती हूँ कि एक बात किधर और एक बात उधर, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, और पूरे बेसिस पे फ्री फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस होने चाहिए जिसमें अवामी लीग हो। उसके बिना ये अस्थिरता और वायलेंस कंटिन्यू होगी, और वहां कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक ये वायलेंस कंटिन्यू हो। चलिए, आपकी बातें सुन के ऐसा समझ में आ रहा है कि एक नोबेल पीस प्राइज विनर पहली बार एक डिक्टेटर भी बन सकता है। ही इज टेकिंग सम लीव फ्रॉम द बुक ऑफ अ टायरेंट। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.